दिल्ली के चर्चित तंदूर कांड में 23 साल से ज्यादा जेल में गुजारने वाले सुशील शर्मा को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। जेल में जाने के बाद मैंने जो जेल में पसीना मेरा निकला है 24 साल में, उसमें वो सारी चीजें। ये केस जिसने भी सुना था उन लोगों ने 1 साल तक तंदूर का खाना बंद कर दिया था, क्योंकि ये केस ही कुछ ऐसा था। ये बात है 2 जुलाई 1995 की। दिल्ली में एक रोड है जनपथ रोड, वहाँ पे कनॉट प्लेस में यात्री निवास नाम का एक होटल है। उसके पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बगिया रेस्टोरेंट। रात के तकरीबन 11 बजे होंगे और उस बगिया रेस्टोरेंट के अंदर से आग की लपटें काफी तेजी से उठ रही थी और आसपास वाले लोगों को भी ये चीज नोटिस होना शुरू हुई। वहाँ पर सबसे क्लोज जो थी वो थी अनारो देवी। अनारो देवी वहाँ पर अक्सर ही सब्जी बेचा करती थी, इसीलिए वो जैसे ही उस आग को देखती है तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि आग लग गई, आग लग गई। उसकी आवाज को सुनते ही वहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। उसी एरिया में 2 पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिनमें से एक पुलिस वाले का नाम था अब्दुल नजीर कुंजू। जब सभी लोग देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर से काफी ऊंची आग की लपटें जल रही हैं, तो जो उनमें से एक हवलदार अब्दुल नजीर कुंजू फैसला करता है कि वो इस रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि आखिर माजरा क्या है। तो उनमें से एक पुलिस वाला बाहर गेट पे खड़ा हो जाता है और दूसरा पुलिस वाला उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। और जैसे ही वो पुलिस वाला उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है तो गेट पर ही उस होटल का मैनेजर चंद्रपाल उसे गेट पर मिलता है। और जब पुलिस वाला उसे पूछता है, तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर इतनी ज्यादा तेजी से आग चल रही है, आखिर बात क्या है? तो चंद्रपाल बताता है कि ये कांग्रेस यूथ पार्टी के ये कुछ पुराने पोस्टर हैं जिनको जलाया जा रहा है। जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा वो आग को बुझाकर वहाँ से चले जाएंगे। वो पुलिस वाला वहाँ से तब तो चला जाता है, लेकिन वहाँ पर एक अजीब सी उन्हें गंध महसूस हो रही थी, जैसे बटर में किसी मीट को पकाया जा रहा हो। इसीलिए उस पुलिस वाले को शक हो गया था। फिलहाल तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन उसके बाद उसी रेस्टोरेंट के पीछे की दीवार फांद कर वो उस रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाता है। एंटर करने के बाद फिर उसे उस रेस्टोरेंट का जो मैनेजर था उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब्दुल नजीर कुंजू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उस तंदूर को देखना चाहता था कि आखिर उस तंदूर के अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही हवलदार अब्दुल नजीर कुंजू उस तंदूर के पास पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस तंदूर में एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा था और वो डेड बॉडी कुछ ऐसी हालत में थी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद उस मैनेजर को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे की पूरी क्या कहानी थी, इसे जानने के लिए टाइम में हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में ही रहने वाले सुशील शर्मा की। सुशील शर्मा जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, इसी के चलते उनके पास काफी पॉलिटिकल पावर भी थी। उसके साथ साथ तो कुछ और भी पॉलिटिकल लोग जुड़े थे, जैसे कि उसके साथ जुड़ी थी एक नैना साहनी और नैना साहनी का ही एक दोस्त मतलूब करीम जो कि कॉलेज से ही उसके साथ था। तो जो सुशील शर्मा था वो नैना साहनी से मिलता है और पहली ही मुलाकात में वो उसे दिल दे बैठता है। धीरे धीरे दोनों आपस में मिलते जुलते हैं और इसके बाद वो एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन सुशील शर्मा ने ये शादी की बात किसी को भी नहीं बताई। उसने इस शादी को सीक्रेट रखा। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों में झगड़ा होने लगा, क्योंकि नैना साहनी ये बोल रही थी उसे अब समाज के सामने बता देना चाहिए कि उन दोनों ने शादी कर लिया है। लेकिन सुशील शर्मा को ये चीज मंजूर नहीं थी, इसलिए वो कभी कभी नैना साहनी को प्यार से समझाता, लेकिन वो प्यार से भी जब नहीं मानती तो उसे मारता पीटता। इसीलिए वो नैना साहनी उसकी मार पीट भी काफी टाइम से सह रही थी और रोज वो घुट घुट के जी रही थी। नैना साहनी अब सुशील शर्मा से काफी ज्यादा तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो अपनी सारी बातें अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम के साथ शेयर करती थी। सुशील शर्मा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि नैना साहनी मतलूब करीम के साथ बातें करे, फिर भी उसकी बात वो नहीं मानती और सुशील शर्मा उसे उसी बात पे मारता पीटता। एक दिन क्या होता है कि सुशील शर्मा अपने घर के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो देखता है कि नैना किसी के साथ फोन पर बात कर रही है। सुशील शर्मा को देखते ही नैना साहनी फोन कट कर देती है और वहाँ से ड्रिंक उठाकर चली जाती है। सुशील शर्मा को ये आदत थी कि नैना साहनी किससे बात करती है तो वो घर पे आके उस नंबर को रीडायल जरूर करता जो कि आखिरी कॉल हुआ करती थी, इसलिए वो उस नंबर
पर दोबारा से कॉल करता है और सामने से मतलूब करीम बोलता रहता है और सुशील शर्मा कोई भी जवाब नहीं देता। इसी बात पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो बाद में वो कमरे में जाता है और नैना साहनी से इस बारे में पूछता है। तो नैना साहनी बोलती है कि तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें मेरे लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनते ही सुशील शर्मा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालते हैं और नैना साहनी के ऊपर 3 राउंड फायर कर देते हैं, जिनमें से एक गोली नैना के गर्दन पे लगती है, दूसरी गोली उसके सर पे लगती है और तीसरी गोली एसी के ऊपर लगती है और नैना साहनी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ये सब होने के बाद सुशील शर्मा को रियलाइज हुआ कि ये उसने क्या कर दिया है, क्योंकि एकदम उसका टेम्पर इतना हाई हुआ कि उसने एक इंसान का मर्डर कर दिया। और ये सब जब शांत हुआ तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो नैना साहनी की डेड बॉडी को उठाता है और अपनी कार की डिक्की में डाल देता है और वो अपने पूरे शहर में उस कार को लेकर जाता है। कभी वो कार को धीरे चलाता और कभी वो कार को फास्ट चलाता। सुशील शर्मा का ये मोटिव था कि वो उस लाश को किसी नदी में फेंक देगा। जिस नदी के पुल पर ये फेंकने जा रहा था वहाँ पर भी उस दिन काफी ज्यादा भीड़ थी। ऐसे चक्कर काटते काटते उसे रात के तकरीबन 9 से 10 बज जाते हैं। इसके बाद वो उस लाश को अपने रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। यहाँ पर उसका मैनेजर उससे पूछता है कि सर आखिर हुआ क्या है। अपने मैनेजर चंद्रपाल को सारी बात बताता है और उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए बोलता है। तो वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर जो भी कस्टमर्स थे उन्हें वापस भेज दिया जाता है और जो भी स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा था उन्हें भी घर पर भेज दिया जाता है। सुशील शर्मा और चंद्रपाल ये दोनों ही आखिर में उस रेस्टोरेंट में अकेले बचते हैं और वो लोग नैना साहनी की डेड बॉडी को निकालते हैं। इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को तंदूर में डालते हैं, इसलिए ताकि किसी को भी पता ना चले और जल्दी से जल जाए वो डेड बॉडी। के बाद वो उस डेड बॉडी को तंदूर में तो डाल देते हैं, लेकिन वो डेड बॉडी बड़ी ही धीरे धीरे जल रही थी। इसके बाद उसके ऊपर काफी ज्यादा बटर डाला जाता है, जो कि इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही वो लोग डेड बॉडी के ऊपर बटर डालते हैं तो आग की लपटें काफी ऊंची उठती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा हल्ला मच जाता है। जैसा मैंने बताया कि वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। पहले तो चंद्रपाल को अरेस्ट किया जाता है और जो सुशील शर्मा था पुलिस वाले को देखकर ही वहाँ से पीछे की दीवार टाप कर भाग जाता है और वो पुलिस वाला वहाँ पर बाकी के पुलिस वाले को इन्फॉर्म करता है। फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया जाता है और फॉरेंसिक लैब वाले भी आते हैं और उस अधजली लाश को, जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में थी, उसकी अंतड़ियां वगैरह बाहर आ चुकी थी, उस लाश को लेकर जाते हैं और पुलिस चंद्रपाल से पूछताछ करती है। लेकिन चंद्रपाल अपना मुंह नहीं खोलता और सुशील शर्मा वहाँ से फरार था। इसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। जल के मरना ही बताया गया था जब पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, नैना साहनी के मॉम डैड को भी बुलाया जाता है ताकि वो डेड बॉडी की पहचान कर सके। लेकिन डेड बॉडी इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि उस मॉम डैड भी इनका पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद डीएनए मैच किया जाता है और उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये डेड बॉडी नैना साहनी की ही है। पहले तो सुशील शर्मा पुलिस के हाथ नहीं लगता, लेकिन ऐसे डेड बॉडी को जलाने की खबर चारों तरफ फैल गई थी। पूरा देश इस न्यूज को सुनने के बाद दहल चुका था। तो जैसा मैंने बताया कि ये खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी थी, तो इस न्यूज को नैना साहनी का जो पुराना दोस्त था मतलूब करीम वो भी पढ़ लेता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस को वो सारी चीजें बताता है कि शायद नैना साहनी का मर्डर उसी के पति सुशील शर्मा ने ही किया होगा। इन दोनों के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसके बाद सुशील शर्मा को ढूंढा जाता है। सुशील शर्मा पहले तो हाथ में नहीं आता। धीरे धीरे जब पुलिस ज्यादा दबाव बनाती है तो सुशील शर्मा को उठा लिया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है। पहले पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता है। इसके बाद वो पुलिस को सारी कहानी उगल देता है कि ऐसे ऐसे करके उसने मर्डर किया। और उसके पकड़े जाने के बाद इसके बाद सुशील शर्मा के घर पे पुलिस पहुंचती है और क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस क्राइम सीन को देखती है तो वहाँ पर गोलियों के निशान थे। अब पोस्टमार्टम में तो ये बताया गया था कि उसकी मौत जलने से हुई है, लेकिन क्राइम सीन कुछ और ही बता रहा था। दोबारा उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, जिसमें पुलिस को असली वजह पता चलती है। पहले उसे गोली मारी गई और फिर उसकी डेड बॉडी को जलाया गया और फिर मैंने जैसा बताया कि सुशील शर्मा को पकड़ा गया। इसके बाद ये केस काफी लंबा चलता है और कोर्ट के द्वारा उसे फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन इसके बाद वो हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज करता है। हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखती है
और उसे फांसी की सजा ही सुनाई जाती है। इस केस को चलते चलते तकरीबन 20-22 साल गुजर चुके थे और सुशील शर्मा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के फैसलों को पलट देती है, फांसी की सजा को रद्द करके उम्र कैद की सजा सुना देती है। क्योंकि ये केस तो रेयर था, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी इंसान को किसी तंदूर में ऐसे जलाया गया हो। जैसे सुशील शर्मा ने बताया कि उसे मारने का कोई भी प्लान नहीं था, वो कुछ टाइम ऐसा था कि वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और अचानक उसके हाथ से गोली चल गई। इसी वजह से उसकी फांसी की सजा को रद्द करके उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। भी आप लोग सुन सकते हैं जिसमें वो बताता है कि उसके कुछ ही सेकंड के गुस्से ने उसकी जिंदगी के 23 साल छीन लिए और जो कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।